बताओ मुझे, कुछ चाहिए क्या? नहीं बताओ मुझे, चाहिए क्या और कुछ? और क्या चाहिए? एक वीडियो में 2 नंबर क्लियर हो रहे हैं, बोलो। नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लोज का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। क्लोज एक ऐसा टॉपिक है जो आपका मतलब जब आप ग्रामर अच्छे से सीखने लगते हो उसके बाद में आपका पीछा ही नहीं छोड़ता है। चाहे 8वीं क्लास ले लो, चाहे 12वीं क्लास ले लो, ये टॉपिक आपके पीछे पड़ा ही रहता है, ठीक है। लेकिन 8वीं क्लास में क्या होता है, इसका लेवल थोड़ा सा लो रहता है, लेकिन 12वीं में जाते जाते ये थोड़ा हार्ड लेवल पर चला जाता है, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। आज हम लोग पूरे इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आपके लिए मैं पूरा वीडियो लेकर आया हूं। तो बने रहिए। ये 2 नंबर आप क्यों गंवा रहे हो? एक छोटे से वीडियो में अगर आप 2 नंबर क्लियर कर सकते हो तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। साथ ही ये वीडियो आपके मतलब टॉपिक जो है ना, वो आने वाली जो इंग्लिश की जो आप पुस्तक पढ़ते हो उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपको एक एक सेंटेंस देखते ही समझ में आ जाएगा। और कहने में भी कहते हैं ना कि अगर कठोर मेहनत को, हार्ड वर्क को और कंटिन्यूटी को, निरंतरता को अगर एक साथ में जोड़ दिया जाए तो वो व्यक्ति कभी असफल हो ही नहीं सकता है। मतलब हार्ड वर्क करते हो आप लोग, कठिन मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज की हुई पढ़ाई आप 4 दिन बाद में कर रहे हो, कहाँ काम आएगी आपकी? नहीं। उसमें निरंतरता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखना। आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी अभी जल्दी होने वाले हैं। कोर्स भी आपके वो मतलब 70-80 की स्पीड में चल रहे हैं, मतलब काफ़ी जल्दी हो रहे हैं कोर्स। तो इस टॉपिक को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मान लो स्कूल्स वगैरह में इस समय यही लगभग टॉपिक चल रहा होगा। तो यहाँ पर एक बार आपका तैयार हो जाएगा वापस टॉपिक, और प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से समझ सकते हो। और मैं बता दूँ, ये जो टॉपिक मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, ये मैं आपके जो बुक्स हैं उनके तौर पर नहीं ले रहा हूँ। मैं मेरे अपने तरीके से शॉर्ट तरीके से लेने वाला हूँ। आई बात समझ में? ये जो टॉपिक है वो मैं शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। और ध्यान रखना, मैं केवल वही नियम, वही रूल, वही तरीके बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में, पेपर में वो 2 नंबर छोड़ के ना जाओ। बाकी मैं फालतू की जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में नहीं देने वाला हूँ। आगे बात समझ में? तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो लेट्स एंजॉय द वीडियो। दोस्तों अब हम पहला क्लोज पढ़ने जा रहे हैं, वो की है हमारा रिलेटिव क्लोज, ठीक है। रिलेटिव क्लोज होता क्या है? रिलेटिव क्लोज के अंदर जो WH वर्ड होते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, इन WH वर्ड्स का प्रयोग हम लोग सेंटेंस को जोड़ने के लिए कर देते हैं। मतलब जब ये सेंटेंस प्रश्न के रूप में ना आकर सेंटेंस को जोड़ने का काम कर देते हैं ना, तब इनको हम लोग रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लोज के रूप में हम लोग इनको यूज करते हैं। आगे बात समझ में? मतलब ये प्रश्न का भी काम करते हैं और वाक्यों को जोड़ने का भी काम करते हैं। अब सर याद कैसे रहेगा कि कौन सा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, वो कौन से किसके चीज के लिए आता है? तो इसका एक तरीका बताता हूँ। हु का मतलब क्या होता है? हु इज देयर। लाइट आला तो है ना। ये क्या है? पच के राजस्थान प्रगति कौन करे, कहीं धूड़ प्रगति करे। अब की तो करा कहीं मार ध्यान का छोटा मोटा यूट्यूब है ना, तो लाइट लेर भेजी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग इन WH वर्ड्स की पहचान कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हु इज देयर, वहां पर कौन है, तो आप वहां किसी आदमी के लिए यूज कर रहे हो वो हु, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो वो वेयर, WHERE, वो आप किसी स्थान के लिए यूज में लेते हो ना। तो इसी प्रकार से हम लोग पता लगा लेंगे कि भाई कौन सा WH वर्ड है वो किस चीज के लिए आता है, और वही सेम चीज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के यूज में के रूप में यूज लिए जाएंगे। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, इस सारणी में ही मैं आपके जो 3 WH वर्ड्स हैं उनको क्लियर करने वाला हूँ। जो रिलेटिव प्रोनाउन है उन रूप में यूज इसका किस प्रकार होने वाला है, 3 यहीं पर समझाने वाला हूँ। आपको उस तरीके से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है टॉपिक एक एक वाइज। अब देखो यहाँ पर मेरी बात, यहाँ पर लिखा हुआ है हु। क्या लिखा हुआ है? हु लिखा हुआ है। अब हु का मतलब होता है जो, और यह आता है किसी व्यक्ति के लिए। किसके लिए आता है? किसी व्यक्ति के लिए आता है। व्यक्ति के लिए कब? जब वो व्यक्ति है वो एक सब्जेक्ट के रूप में हो। आदमी सब्जेक्ट की जगह पर भी आता है और आदमी ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आता है। जैसे राम पढ़ रहा है, राम सब्जेक्ट है। मैंने राम को 100 रुपए दिए, तो मैं सब्जेक्ट हो गया और इस बार राम है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अगर काम करने वाला है तब तो आप उसकी जगह हु लिखोगे, और अगर कोई नाम है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला गया है तो आप उसकी जगह फिर हुम यूज करोगे, ठीक है। तो अभी मैं पहले आपको हु को समझाता हूं, थोड़ा बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखकर आपको समझाना चाहूंगा। अब आप लोग यहां पर एग्जांपल ध्यान देंगे। लिखा हुआ है रोहित इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स इन जयपुर। रोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वह जयपुर में रहता है। अब आपके सवाल आ जाएगा, ऐसा कोष्टक में हु लिख देंगे, बोल देंगे दोनों सेंटेंस को हु से जोड़ के बताओ। हु का मतलब होता है जो। दोनों वाक्यों में एक ऐसा शब्द होगा जो कि हटने वाला है,
जिसकी जगह पर हु आएगा। हिंदी में बोल के देखो, पूरी की पूरी चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। रोहित मेरा सबसे अच्छा मित्र है, वह जयपुर में रहता है। तो हम लोग बोलेंगे रोहित मेरा सबसे अच्छा मित्र है जो जयपुर में रहता है। तो आप ध्यान दो, इस ही की जगह इस जो ने ले ली है। तो बस हम लोग इतना ही कर रहे हैं, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड हु लिव्स इन जयपुर। दोनों सेंटेंस को जोड़ रहे हैं और जो हु है उसको हम लोग ही की जगह पर ले रहे हैं। अब यहां से मैं मतलब मेन आपकी जो चीज है वो समझाना शुरू कर रहा हूं कि जो हु है ना वो किसकी जगह पर आता है। वो आता है सेकंड वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा ना उसके स्थान पर आने वाला है। जैसे देखो, आपको हु का यूज करना है, आप हु का यूज कहां पर करोगे, तो मैं बता दूं, अगर इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो उस नाम को आपको हटा देना है और उसके स्थान पर आपको हु लगा देना है। बस इतना ही तो करना है। और कभी कभार क्या होता है, इनमें से कोई नाम आता ही नहीं है, उस समय इसकी जगह पर वापस वही नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर रोहित ना लिखकर मैं वापस ही की जगह अगर रोहित लिख देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, सर इनमें से तो कोई नाम आया ही नहीं। तो ये भी तो सोचो, ये रोहित एक लड़का है, इसीलिए तो हम लोग ही का यूज करते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये चीज है वो समझ में आ गई होगी कि जो सब्जेक्ट वाले नाम होंगे उनको हटाना है और उनकी जगह आपको हु लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब अगला एग्जांपल मैं आपको है ना ये हुम को बताने वाला हूं पहले, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, परिस्थिति से कभी भी घबराया मत करो, क्योंकि अमिताभ बच्चन का एक प्रोग्राम है, आप लोग देखते ही होंगे कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर वो कई बार एक चीज बोलते हैं कि मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं होती और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। पूरी शायरी तो बड़ी है, मुझे ये 2 लाइनें याद है और मैं इन 2 लाइनों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूं। वो एक बात समझाना चाहते हैं कि अगर आप मुश्किलों से डर जाओगे, समुद्र में आने वाले तूफानों से डर जाओगे, तो वो नौका कैसे पार होगी। उसी प्रकार से जीवन में आपके जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, एग्जाम में जो मान लो चीजें समझ नहीं आ रही है, लाइफ आपको जो टॉर्चर कर रही है, अगर उससे आप लोग घबरा रहे हो तो जीवन कैसे पार हो पाएगा, मुझे बताइए। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको परेशानियां मिल रही है तो ध्यान रखना, जो मजबूत होते हैं, जिनके अंदर कुछ हौसला होता है, उन्हीं को परेशानियां दी जाती है। क्योंकि सोना है ना, उसको गर्म किया जाता है, उसको तपाया जाता है, क्योंकि वो उस चीज के लायक है। अब यहां पर मैं आपको हूम थोड़ा सा समझाने वाला हूं। रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, वही एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि समझने में समस्या ना आए। आई गेव हिम 100 रुपीज। रोहित मेरा सबसे अच्छा मित्र है, मैंने उसे 100 रुपए दिए। तो ये हिम आपको समझ में आ रहा होगा, इस रोहित के लिए आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जब भी हुम का यूज करना तो हुम के ऊपर लाइन देखो, इनमें से इसको उठा लेना है यहां से। तो हम लोग हिम को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे, हुम लिख देंगे। ठीक है, तो रोहित मेरा सबसे अच्छा मित्र है जिसे मैंने 100 रुपए दिए। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। इसकी एक्सरसाइज में बाद में और करवा दूंगा अगर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ रही है तो। यहां पर मैं अब देखो आपको हुज थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, आगे ध्यान दो। अब यहां पर किसी चीज के ऊपर वो व्यक्ति अपना अधिकार बताना चाहता है ना, तो हम लोग वहां पर हुज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे होगा हुज का प्रयोग, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, हिज फादर इज डॉक्टर। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। हम बोलेंगे रोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसके पिताजी डॉक्टर हैं। ये सेंटेंस हमें तैयार करना है। तो रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड हुज फादर इज डॉक्टर। रोहित मेरा सबसे अच्छा मित्र है जिसके पिताजी क्या हैं, डॉक्टर हैं। लाइव सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जल्दी से शेयर भी जरूर कीजिए। काफी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसके जो इंटरेस्टिंग रूल्स हैं वो भी अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। आगे देखिए हम लोग क्या इसके जो अदर जो रिलेटिव प्रोनाउन के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, जिसे आपका विच हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया। तो मैं थोड़ा सा सारणी को अब यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। तब तक के लिए आप क्या इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। उन्हें कहिए कि लाइव क्लास चल रही है, ये 2 नंबर हैं, उससे क्यों पीछे रह रहे हो। आ रही है ना बात समझ में। बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, विच, व्हेन और व्हाट जो है ना वो बस चुटकियों में हल होने वाले हैं। देखिए, विच का मतलब होता है जिसका, जिसकी या जिसके। ठीक है, ये किसके लिए काम में लिया जाता है, ये लिया जाता है या तो कोई वस्तु के लिए या कोई निर्जीव जानवर के लिए इसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, दिस इज माई इंग्लिश बुक, यह है मेरी इंग्लिश की क्या है, पुस्तक है। आई गेव इट टू मोहित, मैंने इसको मोहित को दे दी। तो ये कहां कौन सा शब्द हटेगा, जिसे मैंने मोहित को दे दी। तो ये जो इसे, गिव इट, ये इसे है ना, ये हट जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा,
यह मेरी अंग्रेजी की पुस्तक है जो मैंने राम मोहित को दी। अब कई बच्चे गलती इतनी छोटी सी करके आ जाते हैं, ये गेव है ना, इसके बाद में ये इट है ना, उसको वापस लिख देते हैं और विच भी लिख देते हैं। अरे विद्वान पुरुषों, यहाँ पर विच आया है तभी तो वो इट को हटाया है हमने। इतनी सी छोटी सी बात का ध्यान नहीं रख सकते आप लोग, इतना सा ध्यान रखो, आपका ये 2 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। अब अगला एग्जाम्पल मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे लिखा हुआ है कि राम्स डॉग इज नॉट गुड, राम का कुत्ता है वो अच्छा नहीं है। द डॉग बाइट्स हिम, कुत्ता उसे काटता है इनका लिखना को। अब यहां पर हम लोग एग्जाम्पल बना रहे हैं, तो ध्यान दो बोर्ड के ऊपर। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप भी कमेंट करो, देखें क्या बन सकता है। रुकता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, तब तक बढ़ाओ आप लोग, कमेंट में लिखो, देखें क्या बन रहा है जल्दी से, तुरंत तुरंत तुरंत। 2.5 की स्पीड में जल्दी से बनाओ। सेंटेंस क्या बनने वाला है यहां पर, नीचे कमेंट करो मुझे। राम्स डॉग इज नॉट गुड, ये विच है ना, किसकी जगह पर आएगा? ये विच आएगा कुत्ते की जगह पर, जो काटता है। मैंने बोला था ना, निर्जीव प्राणी या निर्जीव वस्तु या किसी प्राणी के लिए, जानवर के लिए आएगा। तो यहां पर जानवर ये डॉग है। द राम्स डॉग इज नॉट गुड विच, ये हटा देंगे ना, बाइट्स हिम। 2 बातों का ध्यान रखना, या तो किसी वस्तु के लिए आएगा या किसी जानवर के लिए आएगा। तो सेकंड वाक्य के अंदर या तो वस्तु वाला शब्द निकाल दो या जानवर वाला शब्द निकाल दो, बस और कुछ नहीं करना है। विच क्लियर हो गया, और कुछ नहीं पढ़ना इसके बारे में। अब यहां पर अगला है वाट। वाट का प्रयोग किया जाता है जब भी कोई आपके मन में कोई बात हो, आप अपना विचार रखना चाहते हो। दिस इज द थिंग, यही वो बात है। व्हाट आई वांट टू से यू, जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। यही तो वो टॉपिक है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। दिस इज द टॉपिक व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, यही तो वो शीर्षक है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। तो यहां पर ध्यान दो, दिस इज द थिंग, कोई बात है। थिंग का मतलब क्या है? कोई बात है, कोई विचार है। आई वांट टू टेल यू, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं। ठीक है, अब यहां पर कोई शब्द नहीं आया हुआ है, तो आप सोचोगे सर हटाएं क्या, क्यों हटाने की जरूरत कहां है? नहीं आ रहा है तो सिंपल हमारे तरीके से नॉर्मल जोड़ दो। अगर यहां पर होता आई वांट टू टेल यू इट या टेल इट यू, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं, तो हम उस इट को हटा देते। ठीक है, यहां पर हमारा सेंटेंस बनेगा दिस इज द थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू, बस बन गया, और कुछ विशेष बात ही नहीं है इसके अंदर। गिव हिम दैट, उसे वे दे दो। ही डिमांड्स, जिसकी वो मांग करता है, जिस चीज की भी वो मांग कर रहा है ना, उसे वे दे दो। तो उसे दे दो जो वे मांग कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? समझ रहे हो? यहां इस वाट किसकी जगह चेंज हो रहा है? दैट की जगह चेंज हो रहा है। तो यहां पर हमारा सेंटेंस बनेगा गिव हिम व्हाट ही डिमांड्स, उसे वे दे दो जो वह चाहता है। ठीक है, जो भी थप्पड़ वगैरह थप्पड़ तो नहीं देंगे, लेकिन जो भी कोई चीज मांग रहा है वो उसे दे दो। इट वॉज द मिडनाइट, ये मध्य रात्रि का समय है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वैन को, किसको पढ़ रहे हैं? वैन को पढ़ रहे हैं। तो वैन के अंदर क्या होता है? टाइम आ जाता है बीच में, समय। तुम कब उठते हो? तो मैं उसी समय उठता हूं जब सूर्योदय होता है। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस बनने वाले हैं। इट वॉज द मिडनाइट, ये मध्य रात्रि का समय था। द थीफ इंटर्ड देन, आपको ध्यान रखना है सेंटेंस के अंदर अगर आपको देन नजर आ जाए तो तुरंत देन को उठा के बाहर फेंको और उसकी जगह आप वैन लगा दो, उसकी जगह नहीं, सेंटेंस के बीच में, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये वो समय था जब चोर हैं, द थीफ इंटर्ड देन, चोर उस समय अंदर आया। तो चोर कब अंदर आया? चोर अंदर आया जब मध्य रात्रि थी। तो यहां पर मैं सेंटेंस बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। इट वॉज द मिडनाइट, ये मध्य रात्रि का समय था। ठीक है, मैंने क्या बोला? वेन लगाना है, तो सेंटेंस में अगर देन आया तो उसको हटा दो। इट वॉज द मिडनाइट वेन, जब द थीफ इंटर्ड, ये मध्य रात्रि का समय था जब वो चोर आया। तो चोर तब आया, तब को हटा दो, वहां पर जब लगा दो। इट वॉज संडे, ये रविवार था। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए। आज गए ना हम लोग स्कूल, बिल्कुल। तो इन्हीं में से हम लोग टॉपिक पढ़े हैं और यहाँ पर हमारा रिवीजन भी हो रहा है, साथ साथ में देख लो इसको। इट वॉज संडे, ये रविवार था।
वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए। तो मैं सेंटेंस बना रहा हूं, नहीं मैं नहीं बना रहा हूं, आप कमेंट में लिख के दो मुझे जल्दी से। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, तुरंत लिखो फटाफट। और फिर मैं आपको यहां पर बोर्ड पर ये चीज समझाने वाला हूं, जल्दी कमेंट करो, बिना कमेंट के मत छोड़ो, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है आपके कमेंट के बिना, जल्दी लिखो। सेंटेंस बनेगा, इट वॉज संडे व्हेन वी वेंट टू स्कूल। ये रविवार था जब हम स्कूल गए। तो आई होप आपको ये तीनों जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस रिलेटिव प्रोनाउन को करते हैं पूरा, और आगे के जो कंडीशनल वाले सेंटेंस है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे और कुछ एक मिनटों में समझ में आ जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, 2 नंबर आज आपको छोड़ने नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं, पूरा वीडियो को देखिए, लास्ट तक बने रहिए। अब देखो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद में 7वें नंबर पर आता है हमारा वेयर। क्या आता है? वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां, और बीच में आ जाएगा तो बन जाएगा जहां। आगे बात समझ में। अब देखो मैं इसका एग्जांपल बना रहा हूं, संकेत के रूप में हियर या देयर आएंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। मतलब अगर सेंटेंस के अंदर दूसरे वाक्य में हियर और देयर आ रहे हैं तो उनको हटा दो, उसकी जगह वेयर लिख दो, बस इतनी सी तो बात है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है यहां पर? देखो दिस इज द टेम्पल वी केम हियर, ये वो मंदिर है हम यहां आए। तो ये वो मंदिर है जहां हम आए, तो ये यहां हट गया ना, यहां की जगह जहां बोल दिया, तो सेंटेंस बन जाएगा दिस इज द टेम्पल वेयर वी कैम। बस कोई हार्ड नहीं लगा ज्यादा। यहां पर देखो दिस इज ओवर स्कूल, ये हमारा विद्यालय है। स्टूडेंट्स रीड हियर, छात्र यहां पर पढ़ते हैं। जल्दी से वाक्य बनाओ, 10 सेकंड का समय आपके पास में, कमेंट बॉक्स में लिखो इसका आपका क्या बनने वाला है। ये हमारा स्कूल है, छात्र यहां पर पढ़ते हैं। हिंदी में बोल रहा हूं तब तक, ये हमारा स्कूल है जहां छात्र पढ़ते हैं। जल्दी करो, कमेंट करो। सही बना है क्या? मिलान कर लेना। दिस इज ओवर स्कूल, ये हमारा विद्यालय है। वेयर स्टूडेंट्स रीड, जहां छात्र पढ़ते हैं। अब आ जाओ वाई के अंदर। जैसा कि आज हमने स्कूल में बताया, वाई है वो एकदम इजी है, कुछ चेंज नहीं करना होता है आपको। केवल पहला वाक्य उठाओ, वाई लिखो और दूसरा वाक्य लिख दो, बस इतना ही करना होता है। तो दिस इज द रीजन, यही कारण है। ही कॉल यू, उसने तुम्हें बुलाया। तो यही वो कारण है कि क्यों उसने तुम्हें बुलाया, या फिर उसने तुम्हें बुलाया, सॉरी यही वो कारण है इसीलिए उसने तुम्हें बुलाया। तो की क्यों बोलो, या फिर अथवा में आप लोग इसे इसीलिए भी बोल सकते हो, चाहे दोनों में से कोई भी बोल दो, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, उसका आंसर बनेगा दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन व्हाई ही कॉल्ड यू। बस और कुछ नहीं करना है। 2 नंबर क्यों गंवा रहे हो? थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे, समझोगे तो एकदम आसानी से नंबर उठा सकते हो। और साथ ही साथ इंग्लिश की जो किताबें पढ़ते हो ना, उसमें बहुत काम आती है ये चीजें, बीच में ध्यान रख लेना इस बात का। दिस इज द रीजन, यही वो कारण है। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया, यही वो कारण है इसीलिए वो नहीं आया, या फिर यही वो कारण है कि क्यों वह नहीं आया। दिस इज द रीजन व्हाई ही डिड को आप लोग ऐसे डिडेंट भी लिख सकते हो। कम, डिड आने पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये भी रूल थोड़ा साथ में ध्यान रख लेना। अब वाई के होने के बाद में हम लोग बढ़ते हैं दैट की ओर। कान खोल के सुन लेना मेरी बात, एकदम कान खोल के, ठीक है। दैट का प्रयोग हु, हुम और विच के लिए ही होता है। कुछ अपवाद होते हैं, कुछ ऐसी शर्तें होती है जो बीच में आ जाती है, जिनकी वजह से इन बेचारे हु, हुम और विच की जगह पर हमें दैट लगाना पड़ता है। कुछ नियम बीच में आड़े आ जाते हैं, तो उन नियमों को मैं बताता हूं आपको। छोटे छोटे नियम है, एकदम एग्जाम्पल में समझा दूंगा, फालतू में लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखो, रूल समझो। मोहित इज द टॉलेस्ट बॉय, मोहित सबसे लंबा बच्चा है। ही रीड्स इन ओवर स्कूल, वह हमारे विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जब किसी के नॉर्मल गुण है ना,
तो वहां पर होती है पॉजिटिव डिग्री। जब दो व्यक्तियों के गुणों की हम लोग तुलना कर देते हैं ना कि ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा सुंदर है, ये ज्यादा दौड़ता है, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है किसी के गुणों को सबसे अच्छा बता देना, या फिर सबसे ज्यादा बढ़िया, सबसे ज्यादा घटिया, सबसे ज्यादा तेज, इस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं, वहां पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो आई होप टालेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हो रखी है तो ऊपर आई बटन देखो, वहां पर क्या नजर आ रहा है, एक पट्टी नजर आ रही है ना, यहाँ पर जाकर आप लोग इस सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री है, इसके अंदर जो भी आपका कंफ्यूजन है उसे दूर कर सकते हो। तो वीडियो देखना हो तो वहां पर जाइए, जरूर देखिए। मोहित इज द टालेस्ट बॉय। मोहित इज द टालेस्ट बॉय। वाक्य में जब भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा तब आप लोग वहां हु, हुम और विच आने पर किसका प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे, बस इतना ही है। अगर मैं यहां पर लिखता मोहित इज टाल बॉय, तो हम यहां पर दैट नहीं लिखते, क्योंकि वो तो पॉजिटिव डिग्री थी, सुपरलेटिव है तभी तो हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। दैट, अब कोई सोचेगा सर यही आएगा कि नहीं आएगा, हु के अंदर ही लिखते था क्या वापस, हु आने पर ही को हटा रहे थे ना बार बार, वही नियम चल रहा है। तो यहां पर दैट आ गया तो ही हट जाएगा अपने आप। दैट रीड्स इन ओवर स्कूल, सेम टू सेम आप समझो, हम लोग हु, हुम और विच को वापस पढ़ रहे हैं, वही नियम है, वही तरीके हैं, बस उनकी जगह दैट लग रहा है। इतनी छोटी सी बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो। हु इज ही, वे कौन है, कौन है कौन वे। ही ट्रबल्स यू, वह तुम्हें परेशान करता है। वे कौन है जो तुम्हें परेशान करता है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर जो से वाक्य बना रहे हैं, और जो मैंने, अगर आप समझ रहे हो तो हु से मेरा मीनिंग निकल रहा था, मतलब यहाँ पर जो हम लोग दैट यूज करने वाले हैं वो किसकी जगह आ रहा है, हु की जगह ले रहा है, इस हु की जगह ले रहा है। अभी क्यों ले रहा है जगह, क्योंकि वाक्य में प्रश्न आया है। मैंने आपको बताया था, अगर दिमाग में ये बात है तो, कि दोनों में से एक वाक्य के अंदर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आप इस सेकंड वाक्य को इस पहले वाक्य के बीच में घुसा दो, उसके अंदर जोड़ दो, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसे पीछे खिसका दो। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो दोनों में से एक, तो हम लोग वाक्य में हु, हुम और विच की जगह दैट का यूज करेंगे। कैसे, हु इज ही, वह कौन है जो तुम्हें परेशान करता है, यहां पर था वह तुम्हें परेशान करता है, इस वह को निकालो और जो लिखो, हु इज ही दैट ट्रबल्स यू। अब पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी है, ध्यान रख लेना, अगर यह नहीं लिखा तो वाक्य आपका गया पानी में। द मैन एंड द डॉग लिव नेक्स्ट डोर, यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है, तीसरा नियम। दो नियम समझा चुका हूं, देख लेना दैट के, बहुत मुश्किल है ये लिखित के अंदर जो नोट्स बना कर लिखते हैं ना, उसमें ये आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम इजी चीज है। इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मतलब समझना आसान है अगर इसको ज्यादा डीपली नहीं देखें तो। तीसरा नियम देखो, द मैन एंड द डॉग लिव नेक्स्ट डोर, एक आदमी और उसके साथ में एक कुत्ता अगले दरवाजे पर रहते हैं, ठीक है। अब यू सी देम, तुम उन्हें देखते हो, तो वो आदमी और वो कुत्ता जिन्हें तुम देखते हो अगले दरवाजे पर रहते हैं। तो यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आदमी प्लस जानवर, नियम क्या कहता है, तीसरा नियम हमें कहता है जब भी कोई आदमी के साथ में जानवर या आदमी के साथ में कोई वस्तु हो, वो सेंटेंस में साथ में आ जाए सब्जेक्ट ग्रुप में, ये देखो यहां पर आ गई है, तो उस कंडीशन में हमेशा आपको वाक्य को दैट से ही जोड़ना है। ओके, कोई मुश्किल नहीं है ना। तो हम लोग सेंटेंस क्या बोल देंगे, द मैन एंड द डॉग लिव नेक्स्ट डोर, अगले लगा देंगे दैट यू सी, बस बन गया वाक्य, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वो आदमी और वो कुत्ता अगले दरवाजे पर रहते हैं, मतलब अगले दरवाजे मतलब अगला कमरा जो रूम है वहां पर रहते हैं। जो तुमने देखा, मतलब जो तुमने देखा उनको, वो अगले दरवाजे पर रहते हैं। अब यहां पर अगला नियम देखो, प्रीपोजिशन का है। कोई भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन का मान लो एग्जांपल आया हुआ है और उसके बाद में वर्ब के पीछे क्या आया हुआ है, प्रीपोजिशन। क्या होते हैं ये, इन, एट, ऑन, अंडर, ये ऐसे जो भी शब्द होते हैं ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अगर ये वर्ब के पीछे आ जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको दैट का यूज करना है, ध्यान रख लेना। मतलब लीव्स वर्ब है कि नहीं है, इसके पीछे ये इन क्या आया हुआ है, प्रीपोजिशन आया हुआ है। मतलब ये वाक्य है ना, वो हु, हुम और विच, अगर इनमें से कोई आ रहा है तो उससे नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन आ गया है यहाँ पर। तो एक शब्द होगा जो कि हटेगा और उसकी जगह पर हम लोग दैट लिखेंगे।
आई नो द हाउस, मैं घर जानता हूं, ही लिव्स इन दैट, वह उसमें रहता है। तो मैं वो घर जानता हूं जिसमें वो रहता है। तो घर के लिए यहां पर जानता है जो घर, तो जो घर के लिए हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर मेरा सेंटेंस बनने वाला है आई नो द हाउस। पहला वाक्य लिख दिया आई नो द हाउस, फिर हम लोग वाक्य जोड़ देंगे दैट से। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, मैं वो घर जानता हूं जिसमें वो रहता है। तो हमने क्या किया, हाउस, हमने विच में ये चीज समझाई थी आपको, स्थान के लिए जो का भाव होगा तब हम लोग विच का यूज करेंगे। तो कायदे से यहां पर विच आना चाहिए था, इन विच आना चाहिए था, ठीक है। तो इन के लिए तो इन हमने यहां पर रख दिया है, और जो विच था उसकी जगह पर यहां पर क्या आ गया है, दैट आ गया है। आगे बात समझ में। अब आगे देखो, दिस इज द सेम पर्सन यू मेट हिम, ये वही आदमी है जिससे तुम मिले थे। तो यहां पर कौन सा नियम समझ में आ रहा है आपको, क्या नियम नजर आ रहा है यहां पर, ये वही आदमी है, तुम उससे मिले। तो एक बात ध्यान दो, लास्ट एंड अंतिम नियम यही आपको बोलता है कि कोई भी सेंटेंस जिसको रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ने के लिए बोला जाए या फिर कोष्टक में दैट आ जाए और आपको कुछ समझ में ना आए, तो आप उस वाक्य में ढूंढो कि इनमें से कोई शब्द है क्या, ओनली, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, नो वन, नोबडी, या फिर ये जितने शब्द लिखे हुए हैं, लिटिल, एनीबडी, एनीथिंग, नन, इनमें से अगर कोई शब्द आ जाता है, अगर आपको इनमें से कोई शब्द देखने को मिलता है तो उस वाक्य को आपको दैट से ही जोड़ना है। आई बात समझ में, कोष्टक में दैट लिखा हुआ होगा और अगर इनमें से कोई शब्द मिल रहा है तो आपको सेंटेंस है वो इस प्रकार से जोड़ना है। कैसे, दिस इज द सेम पर्सन दैट यू मेट हिम। सही बढ़ रहा है क्या, आप लोग कमेंट में बताओ, पहले मैं बाद में बनाता हूं। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से वाक्य को बनाओ और फिर आपको मैं बाद में समझाता हूं बोर्ड के ऊपर किस प्रकार से ये सेंटेंस है वो बनने वाला है। जल्दी करो करो, बन गया होगा आई होप आपका सेंटेंस। ये वही आदमी है जिसे, या फिर यू मेट हिम, तुम उससे मिले। तो आप देख रहे हो कि ये सेम पर्सन, वही व्यक्ति, इसी के लिए हिम आया हुआ है, आया कि नहीं आया। तो जब हम लोग सेंटेंस को दैट से जोड़ेंगे तब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। कैसे, एग्जांपल अभी मुझे क्लियर करने दो फिर समझ में आ जाएगा आपके। दिस इज द सेम पर्सन दैट यू मेट, ये वही आदमी है तुम उसे मिले, ये वही आदमी है जिसे तुम मिले। तो उसे की कमी पूरी हो गई ना, इसी वजह से हमने इस हिम को हटाया और उसकी जगह क्या आ गया, दैट आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन अब हमारे पूरे हो चुके हैं और जो अब छोटे से छोटे टॉपिक बचते हैं वो आपके हैं इफ वाले, मतलब एडवर्बल क्लोज ऑफ कंडीशन, शर्त वाले वाक्य। तो चलिए जल्दी से उनको शुरू करते हैं, समझते हैं। बस छोटे से तीन ही नियम है, ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो साथ में जुड़े रहिए। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सफलता के पीछे लोग कितना ज़्यादा भागते हैं, सफल होने के लिए पता नहीं क्या क्या कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सफलता अगर इतनी आसानी से मिलती तो उसे हर कोई नहीं हासिल कर लेता। क्या मतलब, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, और मेहनत के साथ में क्या होनी चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, निरंतरता होनी चाहिए मेहनत के साथ में। अगर आप मेहनत करते हो, हालांकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी अब जल्दी आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ सिलेबस है वो पूरे हो रहे हैं, तो अपनी जो हार्ड वर्क, आप लोग जो क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो उसमें कंटिन्यूटी जरूर बनाए रखें, क्योंकि अगर आपके अंदर निरंतरता ही नहीं है तो पढ़ाई कैसे करें। एक दिन 6 घंटा पढ़ लिया फुल एकदम, और दूसरे दिन मान लो 2 घंटा ही पढ़े कौन करी, 1 घंटा ही पढ़े कौन करी, छोड़ दी पूरी टेस्ट में जितनी दूर याद करो, तो भी तेरे को मामलो बेटा कौन करे, है ना। तो कंटिन्यूटी रखो चीज़ की, मैं जरूर रिजल्ट है जो को एग्जाम टाइम में बेहतर मिली। और थान ध्यान ये बोलिए अगर आप की मेहनत है वो इतनी शांति से करो या फिर चुपचाप करो कि जो सफलता है वो शोर मचा दे। तो आपकी जो मेहनत है ना उसे बोल बोल कर बताने की जरूरत नहीं है, शांति से आप अपनी मेहनत करते रहो। जब वक्त आएगा तो समय है वो सबका मुंह बंद कर देगा, अपने आप बता देगा कौन कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडवर्बल क्लोज ऑफ कंडीशन, इनको बोलते हैं खुली शर्त वाले वाक्य। क्या बोलते हैं इनको, खुली शर्त वाले
वाक्य, मतलब इनमें शर्त है ना वो एकदम ओपनली बोल दी जाएगी। और जब शर्त ओपनली बोल दी जाएगी तब इनका जो सूत्र है वो बनने वाला है आपके इफ के साथ में लग जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाएगा एस या ईएस। सेंटेंस अगर नेगेटिव में हुआ तो उस कंडीशन में आपके लग जाएगा क्या, या तो आ जाएगा डू या आ जाएगा डज, और उसके साथ में आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और जो आगे का जो सेंटेंस जुड़ने वाला है इसके साथ में वो आपका होने वाला है फ्यूचर सिंपल का, मतलब उसके साथ में क्या लग जाएगा, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ, जो कंडीशन की जो पहली शर्त होती है उसका ये सूत्र है आपके। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं कि वह कठोर मेहनत करती है, क्या करती है वो, वर्क हार्ड, वर्क्स हार्ड। तो वो पास हो जाएगी। ठीक है, और कोष्टक में ऐसा लिखा हुआ आ गया आपके एग्जाम के अंदर, आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, आपको सेंटेंस केवल ऐसे ही बनाना है कि यदि वह कठोर मेहनत करती है तो वो क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ, क्या लिखूंगा मैं, इफ। तो इफ, फिर ये बोल रहा है कि इनमें से वाक्य में कौन सी टाइप आई हुई है वो उतारो। तो यहां पर आप देख रहे हो एस या ईएस आई हुई है, तो हम लोग इस चीज को हम लोग लिख लेंगे। अब आप ध्यान रखना, इसका प्रयोग हम लोग पॉजिटिव में करते हैं, और ये जो चीज है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं नेगेटिव में। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इफ के साथ में ये सेंटेंस लिख देंगे, इफ शी वर्क्स हार्ड, कॉमा लगाओ तो के लिए, तो वह पास हो जाएगी। बस यही पहली शर्त है, कोई विशेष बात नहीं है ना। अब इसकी जो एक्सरसाइजेज है ना वो मैं आपको लास्ट के टाइम में दे दूंगा, कुछ एग्जांपल दे दूंगा और उनको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना या फिर खुद कोशिश कर लेना आपसे किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से दूसरी शर्त बता देता हूं। दूसरी शर्त का जो सूत्र है वो क्या है आपके, ये खुली शर्त वाला कौन सा था, ये पहला नियम था। अब जो दूसरी होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो शर्त होती है वो काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक शर्त होती है। काल्पनिक शर्त का मतलब क्या होता है, वो आप इमेजिनेशन करते हो, वो भूतकाल में चली जाती है बात। अब उसका सूत्र कैसे बनाते हैं, अब आप यहां पर ध्यान दो, सूत्र बनाएंगे इफ है ना, इफ को वैसा का वैसा लिख देंगे। दूसरा सूत्र खुद बनाना सिखा रहा हूं, याद करना नहीं सिखा रहा हूं, खुद बनाना सिखा रहा हूं। इफ है, इफ लिख दिया। ये कौन सा टेंस था, ये प्रेजेंट सिंपल था, इसको भूतकाल में बदल दो तो आ जाएगा पास्ट। पास्ट की जाती है या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और या फिर आ जाती है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो या तो ये लिख दो या ये लिख दो, जैसे हमें यहाँ पर ऐसे एस मिला तो हमने इसको उठा लिया, उसी प्रकार से दोनों में से कोई एक चीज मिल जाएगी। और जो आगे मिलेगी आपको, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट याद है पढ़ाया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वरना इधर आई बटन पर या इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर देखो। उसके अंदर समझाया था मैंने आपको कि जो भूतकाल का अगर सेंस देना है तो विल और शेल को हमें वुड या शुड में बदलना पड़ेगा। तो मैंने भाई साहब यहाँ पर लिख दिया वुड या शुड, लिख दिया, ये लो, और आगे लग जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसका बन गया दूसरा नियम। विल शेल को वुड शुड में बदल दिया, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल दिया, कोई विशेष बात यहाँ पर नहीं थी। अब मैं एक लेता हूं आपके लिए प्यारा सा एग्जांपल। देखिए इधर बोर्ड के ऊपर ध्यान होना चाहिए और जो वाचिंग है वो कम नहीं होनी चाहिए, देखते रहो, पूरा लास्ट तक देखना है। 2 नंबर का टॉपिक है, एक वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, बुझाओ, बताओ मुझे, कुछ चाहिए क्या, नहीं बताओ मुझे चाहिए क्या, और कुछ, और क्या चाहिए, एक वीडियो में 2 नंबर क्लियर हो रहे हैं, बोलो क्या चाहिए। और यहाँ पर ध्यान देना चाहिए आपको, और कुछ नहीं, पूरी चीजें यहाँ पर समझ में आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। He would clear the army race, आर्मी की जो दौड़ है वो पार कर सकता था। यदि वे तेज दौड़ता,
इफ से सेंटेंस को जोड़ना है। यदि वे तेज दौड़ता, इफ ही रैन फास्ट, यदि वे तेज दौड़ता, ही वुड क्लियर द आर्मी रेस, तो वह जो आर्मी की दौड़ है उसे पूरा कर पाता है। तो मैं यहां पर बना रहा हूं, इफ ही रैन फास्ट, यदि वे तेज दौड़ता, ही वुड क्लियर द आर्मी रेस, यदि वे तेज दौड़ता तो वो आर्मी की रेस भी क्या कर पाता, पास कर पाता। लेकिन वे तेज दौड़ा ही नहीं और ना ही आर्मी की रेस है वो पास हुई। तो इस वजह से हम यहाँ पर किसका यूज किया, हमने ये जो काल्पनिक शर्त वाली है, जो पैटर्न नंबर 2 है, इसका हमने यूज किया। अब पैटर्न नंबर 3 में समझाने वाला हूँ, थोड़ा बोर्ड के ऊपर ध्यान रखना। आपके पैटर्न नंबर 3 आपको क्या बोलता है, इफ के साथ में लग जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, आपके यहाँ पर यूज होने वाला है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और जो आगे की जो चीज जुड़ने वाली है उसको भी हम लोग वुड या शुड के साथ में हैव लगा देंगे। इधर वाले पास्ट सिंपल को परफेक्ट में बदला तो इनको परफेक्ट में बदलने के लिए हम लोग हैव लगा देंगे आगे। तो आप ध्यान दो, वुड या शुड के साथ में हैव जुड़ जाएगा और फिर जुड़ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो बन जाएगा सूत्र। अब मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं, और ये जो तीसरा जो नियम है ना, ये असंभव शर्त मानी जाती है, मतलब जो कभी पूरी नहीं हो सकती है, असंभव शर्त मानी जाती है। ठीक है, पहली एकदम खुली या फिर संभव जो पूरी हो सके, दूसरी कल्पना, भूतकाल में कल्पना करते हैं, और तीसरी है वो इम्पॉसिबिलिटी की ओर चली जाती है। अब यहां पर मैं जैसे आपके लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे कि मान लो ही हैड रन आएगा, रन फास्ट। ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट का हो गया। अब दूसरा जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, ही वुड हैव कैच द बस, यदि वे तेज दौड़ चुका होता या फिर यदि वे तेज दौड़ता तो वो बस को भी पकड़ चुका होता, लेकिन दोनों ही काम नहीं हुए, असंभव थी शर्त। तो इस वजह से अब यहां पर क्या होने वाला है, ध्यान दो बोर्ड के ऊपर। तो सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, यदि वे तेज दौड़ चुका होता या फिर यदि वे तेज दौड़ता, इफ he had run fast, if he had run fast, he would have catch the bus। इस प्रकार से आपके जो कंडीशनल सेंटेंस है उनकी जो तीनों शर्तें हैं वो क्लियर हो जाती है। अब एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम, जो समय के संबंध में कुछ एक बचे हुए हैं टॉपिक्स, उनको जल्दी से क्लियर करते हैं और वीडियो को करते हैं पूरा। तो बने रहिए हमारे साथ में, बस एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है तो जल्दी से उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम। और ध्यान रखना, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिस तरीके से सवाल आ सकते हैं, मैं केवल उन्हीं चीज़ों को शामिल कर रहा हूँ। फालतू का जो कचरा है वो मैं बीच में नहीं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से जो सवाल बन रहे हैं और उनको किस प्रकार से आप पेपर में हल करके आ सकते हो, मैं वही चीज़ इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और पहले ही कहा था मैं जो ये टॉपिक आपको समझा रहा हूँ वो एग्जाम के नज़रिए से समझा रहा हूँ, ना कि नोट्स आप जैसे बना लो उस तरीके से लाइन टू लाइन में नहीं समझा रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम में जो नंबर है वो एक भी ना छूटे उस तरीके से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो नोट वगैरह लिखकर जो सूचना देते हैं वो उस तरीके से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आप नोटिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम के संबंध में जो आपके जो एग्जांपल्स हैं उनको मैं अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है और साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए हम लोग इसको चेंज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। अब इसका हम लोग चेंज कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि कैसे बनेंगे, बहुत आसानी से बन रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। रानी स्टडीड हार्ड, रानी ने कठोर मेहनत की या फिर बहुत ज्यादा पढ़ाई की। शी टुक द एग्जाम, और अब उसने एग्जाम दिया। तो उसने किसके बाद एग्जाम दिया होगा, पढ़ाई करने के बाद ही तो एग्जाम दिया होगा ना। रानी टुक एग्जाम, ठीक है, टुक द एग्जाम आफ्टर शी हैड स्टडीड हार्ड, भी लिख लेना आगे थोड़ा सा। अब ये सेंटेंस बना कैसे बना ये मतलब सेंटेंस, तो इस चीज को अगर समझना है कि यहाँ पर हेड कैसे लगा और यहाँ पर ये टुक है वो वैसा वैसा कह गया,
तो इस चीज को आप अगर समझना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले एक बार वो आफ्टर बिफोर का यूज कैसा होता है वो वीडियो देख लो पहले, उससे ये चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि एक टॉपिक लेते हुए मैं दूसरा पूरा टॉपिक है वो बीच में समझा नहीं सकता। उसके अंदर ऐसा है कि जो काम पहले पूरा हो जाता है ना उसको हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में पीछे लिख देते हैं, और जो बचा हुआ काम है उसको यहाँ लिख देते हैं। तो पहले काम पूरा कौन सा हुआ, उसकी कठोर जो उसने जो पढ़ाई कर ली वो काम पहले पूरा हुआ, और बाद में उसने क्या किया, एग्जाम दिया। तो एग्जाम वाला वाक्य यहाँ लिख दिया गया है, और जो काम पहले पूरा हो गया उसको हेड के साथ में लिख दिया गया है। शॉर्टकट में मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। अगर विस्तार से इस आफ्टर बिफोर के नियम को समझना चाहते हो तो यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर आफ्टर बिफोर का एक बार नियम देख लो, ठीक है। आगे बढ़िए। शी विल गिव द चिल्ड्रन देयर डिनर, वो बच्चों को उसका भोजन खिलाएगी। ही कम्स होम, ये ही कौन है, ये शी का पति है। कौन है, पति है, और ये शी है इसकी, इस ही की पत्नी, और ये चिल्ड्रन है इन दोनों के बच्चे। तो ये घर पे हैं और ये बच्चों को उनका भोजन खिलाएगी। ही कम्स होम, इसके घर आने से पहले ही, मतलब बच्चों को वो भोजन है ना वो पति के आने से पहले ही खिला देगी। तो शी विल गिव द चिल्ड्रन देयर डिनर बिफोर, मतलब पहले, किससे पहले, ही कम्स होम, तो उसके आने से पहले वो बच्चों को भोजन खिलाएगी। तो शी विल गिव द चिल्ड्रन देयर डिनर, सेंटेंस आपका इस प्रकार बनने वाला है, शी विल गिव द चिल्ड्रन देयर डिनर बिफोर, किससे पहले, बिफोर ही कम्स, इससे पहले कि वो घर आए, वो भोजन उनको पहले ही खिला देगी। ये आपका सेंटेंस है वो तैयार हो गया। मतलब पति है वो घर पर आए उससे पहले ही वो बच्चों को भोजन खिला देगी। तो उससे पहले का भाव वहां पर बिफोर में नजर आ रहा है। अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है द क्लॉक स्ट्राइक 7, घड़ी में 7 बजते हैं। ही विल स्टे इन बेड, वो अभी भी बिस्तर में है। तो यहां पर तक से वाक्य को जोड़ना है। ही विल स्टे इन बेड, वह बिस्तर में रहेगा, सॉरी वह बिस्तर में सोया हुआ रहेगा या फिर सो रहा होगा। द क्लॉक स्ट्राइक 7, ही विल स्टे इन बेड, वो बिस्तर में सो रहा होगा जब तक घड़ी 7 बजाती है। तो टिल द क्लॉक स्ट्राइक 7, इस प्रकार से सेंटेंस बनने वाला है। तो आपका वापस इसी तरीके से ये एग्जांपल निकलने वाला है। ही विल स्टे इन बेड, ही विल स्टे इन बेड, वह बिस्तर में सोया रहेगा कब तक, टिल, जब तक द क्लॉक, समझ में आ रहा होगा, जब तक मतलब टिल द क्लॉक स्ट्राइक्स, कितने नहीं बजाएगी घड़ी, कितना नहीं बजाएगी घड़ी, जब तक है वो 7 नहीं बजाएगी, वो क्या करेगा, बिस्तर में सोया हुआ ही रहेगा। अगला एग्जांपल देखो, प्रिया कम्स टुडे, प्रिया आज आती है। शी विल हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करेगी। एज सून एज का मतलब होता है जितना हो सके उतना जल्दी। तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है और ये वाक्य बीच में आना चाहिए। तो जोड़ो मन में, कैसे वाक्य बनेगा कि प्रिया कम्स टुडे, प्रिया है वो आज आती है और वह तुम्हारी सहायता करेगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, जैसे ही प्रिया आज आती है वह तुम्हारी सहायता करेगी। तो ये जैसे ही किसके आगे लगेगा, इस प्रिया के आगे लगने वाला है। तो एग्जाम्पल मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। एज सून एज, जैसे ही क्या, जैसे ही प्रिया आती है। एज सून एज प्रिया कम्स, जैसे ही प्रिया आती है। एज सून एज प्रिया कम्स टुडे शी विल हेल्प यू, वे तुम्हारी सहायता करेगी। कॉमा लगाओ, फिर लिखो शी विल हेल्प यू। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। अब अंटिल का यूज देखो, इसका मतलब होता है जब तक नहीं। सेंटेंस में जब तक नहीं का सेंस देना है और कोई अपने मन से चेंज नहीं करना है इसके अंदर। तो ही विल रन, वह दौड़ेगा। ही टेल्स हिम टू स्टॉप, जब तक नहीं। तो ही टेल्स, वह उसे कहता है, टू स्टॉप यानी रुकने के लिए। वह दौड़ेगा, वह उसे रुकने के लिए कहता है। इससे वाक्य जोड़ना है, समझ रहे हो ना, इससे वाक्य जोड़ना है। तो वह दौड़ेगा जब तक वह उसे रुकने के लिए नहीं कहता है। आई बात समझ में, वह दौड़ेगा जब तक वह उसे रुकने के लिए नहीं कहता है। तो ही विल रन, वह दौड़ेगा। ही विल रन, वह दौड़ेगा कब तक, अंटिल, जब तक नहीं का भाव उसमें निकल गया, अंटिल ही टेल्स हिम टू स्टॉप,
until he tells him to stop। यहां पर समझ में आ रहा होगा आपको कि वह दौड़ेगा until, जब तक नहीं का भाव हो गया, until he tells him to stop, जब तक वो उसे दौड़ने के लिए नहीं कहता है तब तक वो रुकने के लिए नहीं कहता तब तक वो दौड़ता ही रहेगा। राहुल met his friend, राहुल उसके मित्र से मिला। he was in उदयपुर, वह उदयपुर में था। कहां पर था? उदयपुर में था। तो यहां पर आपको सेंटेंस को जोड़ना है when से, जब। तो क्या निकल रहा है? जब से वाक्य जोड़ो। राहुल उसके मित्र से मिला जब वह उदयपुर में था। तो आपका सेंटेंस जुड़ जाएगा राहुल met his friend, राहुल उसके मित्र से मिला। अब सॉरी, सेंटेंस जुड़ जाएगा when से, when he was in उदयपुर। ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। अगर वीडियो के लास्ट तक आप अभी बने हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, आप आज 2 नंबर क्लियर करके गए हो, इनके बाहर सवाल आने वाला ही नहीं है। और ये जो यूनिक क्लासेस जो हमारा चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और दोस्तों को बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, जो बीच बीच में जो इफ वाले, आफ्टर बिफोर वाले, या फिर अगर आप लोग 10th के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग जाकर एक बार फ्रेमिंग क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सारे वीडियो समझ सकते हो। बहुत ही शॉर्टली समझाया गया है। हाँ, विश्वास नहीं करोगे, इतने तरीके से शॉर्ट में, मतलब इतने तरीके से आपको अच्छे से समझाया गया है। वहां पर आप लोग लिंक जाकर डिस्क्रिप्शन में एक बार वीडियो को जरूर देखिए, चेक करके आ जाइए। अगर वीडियो समझ में आते हैं तो कॉन्सेप्ट है वो पूरा जरूर समझ में आ जाएगा आपके। तो इसके साथ में जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ में, और जो नेक्स्ट संडे है उस पर एक और लाइव क्लास आने वाली है और एक नए टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।